हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ टीपीओ पोस्ट के लिए हमारी कंप्यूटर की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें आज की जो हमारी क्लास है वो 15 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारी जो क्लास है वो डेली होती है, लाइव होती है और रात के 8 बजे होती है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं डेली रात में 8 बजे। और अगर आप कंप्यूटर दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको जो भी आपके टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स के अनुसार जो सिलेबस में टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स की थ्योरी मिलेगी, और ये थ्योरी जो है वो आपकी 100% सिलेबस के अनुसार कवर की गई है। और सभी टॉपिक से मिलाकर के 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब आप परीक्षा में जाएं तो आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन जो जैसे हैं उस तरीके के क्वेश्चन, जाने पहचाने क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखें। इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या हो जाती है 250 प्लस, जो कि टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 10 ऑफ 10 का टारगेट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। अमाउंट पेमेंट करने की जानकारी आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएगी, और जो पीडीएफ फाइल है वो भी आपको इसमें प्राप्त होंगी। ध्यान देना होगा, ये जो पीडीएफ है वो पूरी तरीके से हैंड रिटन है, कम्प्लीटली हैंड रिटन है। तो इस तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास जो हमारी है वो कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित है। कंप्यूटर फंडामेंटल को समझने से पहले हमें यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में जानना जरूरी होगा। कंप्यूटर आखिर है क्या, और जो कंप्यूटर है उसका जो विकास है वो कैसे हुआ है। यानी कि कंप्यूटर जो आज के समय में आ रहे हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आने से पहले इसमें कुछ और जनरेशन, जैसे कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर कुछ नहीं, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक चलने वाली एक मशीन है, जिसमें हम अपना इनपुट देते हैं। इनपुट यानी कि अपने तरफ से कुछ डेटा देते हैं, जो कि उस मशीन में जाता है। उसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने का मतलब कि उसका विश्लेषण किया जाता है मशीन के माध्यम से। जो भी उसमें सॉफ्टवेयर, जो भी उसमें प्रोटोकॉल के अंतर्गत एप्लीकेशंस होते हैं, वो उनको प्रोसीड करते हैं, और प्रोसीड करने के बाद हमें आउटपुट देते हैं। आउटपुट यानी कि जो भी उसका प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट निकलता है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से आउटपुट प्रदान किया जाता है। इसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो बहुत ही फास्ट गति से, यानी कि बहुत ही फास्ट स्पीड से प्रोसेस कर पाते हैं, डेटा को स्टोर कर पाते हैं। इसी वजह से हम कंप्यूटर को सबसे पहले क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। ये इसका हिंदी नाम है। एक्चुअली में ये कंप्यूटर जो है, इसको कंप्यूटर जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया है पर आप अलग से नोट कर लीजिएगा। कंप्यूटर ग्रीक भाषा का वर्ड है। ये कंप्यूट से मिलकर के बना हुआ है, और इसका ग्रीक में जो मतलब होता है वो गणना करना ही होता है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर है वो एक संगणक होता है, यानी गणना करने वाली मशीन होता है। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही था सबसे पहले, कि जो मशीन है उसके माध्यम से हम कुछ डेटा देंगे, ये प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमें प्रदान करेगा इसका आउटपुट। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे इसकी पीढ़ियों में सुधार हुआ, कुछ और इसमें जो जरूरी चीजें हैं वो जोड़ी गई। इस वजह से जो कंप्यूटर है वो बहुत ही आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंतर्गत आज के जीवन काल में बन के तैयार हुई है। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या याद रखने हैं मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से आया हुआ है, जिसको कंप्यूट यानी कि गणना करने के अंतर्गत माना गया है। यहाँ पर लिखा नहीं गया है पर आप लिख लीजिएगा। कंप्यूटर जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो किस प्रकार से इनमें जो है बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीजों इनमें जो है अपडेट की गई हैं, उस तरीके से इसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि जो जब इनकी शुरुआत हुई है तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए गए। और इनको जो बनाया गया था वो अमेरिका में एक पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय है, वहां पर जो दो इंजीनियर हैं, एकर्ट और जॉन, इनके द्वारा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण किया गया। यहाँ पर आपको एक चीज और जान लेनी जरूरी है, वो ये है कि जो कंप्यूटर है उसके जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि कंप्यूटर के जो जनक हैं यानी कि कंप्यूटर के फादर जो हैं कहे जाते हैं
वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर बनाए गए हैं वो इकर्ट और जॉन ने बनाए थे। और जिसमें कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, जो पॉइंट मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपके एकदम क्वेश्चन है, इनको याद करते जाइएगा। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में, और उन्होंने अपने खोज में इसका जो नाम रखा था वो एनिएक रखा गया था इनका नाम। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इकर्ट और जॉन के द्वारा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को बनाया गया। इसमें क्या यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार के जो डिवाइसेस हैं या किस तरीके के एलिमेंट यूज किए गए, तो आपको याद रखना होगा कि प्रथम पीढ़ी में हमने या जो भी कंप्यूटर निर्माता है उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। और सबसे पहले जो कंप्यूटर का नाम रखा गया था वो एनिएक रखा गया था। इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब और 70,000 इसमें रजिस्टर यूज किए गए थे, और इसको चलाने के लिए लगभग 160 किलोवाट, आप समझ सकते हैं 160 किलोवाट की जो ऊर्जा है उसकी जरूरत हुआ करती थी। आज के समय में जो कंप्यूटर है वो लगभग हमारे, अगर कंप्यूटर की बात करें, पीसी की बात करें, तो वो 100 वॉट में ऑपरेट हो जाते हैं। और ये कहाँ पर चल रहे थे, 160, यहाँ पर आप देख सकते हैं किलो वॉट, यानी इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था कि इसका जो माउस है वो एक चेयर के बराबर हुआ करता था, और जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो एक कमरे के बराबर हुआ करते थे। तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे अपने सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं वहां पर आपको डिस्कस करेंगे इनको भी। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों को। सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब की जगह इनमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। देखिए जो ट्रांजिस्टर है उनकी खोज हो चुकी थी, तो इसीलिए ट्रांजिस्टरों का यूज वैक्यूम ट्यूब की जगह किया गया था। तो ट्रांजिस्टर की यूज, जो वैक्यूम ट्यूब है उनकी जगह ट्रांजिस्टर यूज किया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो बने वो प्रथम पीढ़ी से आकार में काफी छोटे बनने लगे थे, और मशीन लैंग्वेज की जगह इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे, आज के समय में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, तो वो हमारी जो आउटपुट हमें देखने को मिलता है वो हमारी या जो हम इनपुट देते हैं वो एक सामान बोलचाल की भाषा में देते हैं। लेकिन जो पहले कंप्यूटर हुआ करते थे वो मशीन लैंग्वेज यानी कि बहुत हाई लेवल की कोडिंग हुआ करती थी। तो इसमें क्या हुआ कि सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में कुछ सुधार हुआ। क्या क्या सुधार हुए, वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे, और आकार में भी बहुत छोटे होने लगे, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंपैरिजन में। मशीन लैंग्वेज की जगह यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। मशीन लैंग्वेज में कठिन बाइनरी कोडिंग हुआ करती थी, उसकी जगह जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग कोडिंग होने लगी, वो असेंबली लैंग्वेज में बहुत ही आसान बन गई। तो इस तरीके से कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है उनको असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाने लगा। इसके बाद जो हमारे पॉइंट बनते हैं वो पॉइंट क्या क्या है, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज किया गया, मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज यूज की गई, आकार में छोटे हो गए। तो ये हमारे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हो गए। इसके बाद बात करेंगे हम अपने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर बने उनमें क्या किया जाने लगा, अब ट्रांजिस्टर की जगह उनमें आईसी का यूज किया जाने लगा। आईसी क्या है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कुछ छोटी तरीके से चिप होती है जिसमें जो बहुत सारे एलिमेंट हैं उनको लगा दिया जाता है। आईसी पर ही ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, रजिस्टर लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, और भी जितने भी एलिमेंट होते हैं, जो भी जरूरी एलिमेंट होते हैं उनको आईसी पर लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी आईसीज होती हैं। तो इनका जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें आईसी का यूज किया जाने लगा, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आईसी का जो यूज किया जाने लगा उसका जो निर्माण किया था वो जैक किल्वे ने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। आईसी के उपयोग से क्या हुआ कि कंप्यूटर के आकार और भी छोटे हो गए और इनकी स्पीड भी बढ़ गई। आज के समय में जो आप कंप्यूटर को देखते हैं, जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर एक्चुअली आईसी पर ही बना हुआ होता है, यानी कि वो एक प्रकार की आईसी ही होती है। तो इस तरीके से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो सुधार हुआ उनमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यूज हो गई। आईसी का यूज जैक किल्वे ने बनाया, और आईसी के यूज से क्या हुआ कि बहुत सारे जो कंप्यूटर हैं उनका आकार छोटे होने लगे और स्पीड भी काफी अच्छी मिलने लगी। तो इस तरीके से आपके ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो जाते हैं। बात करेंगे हम चौथे जनरेशन की। कंप्यूटर जो है वो चौथे जनरेशन में किस तरीके से बन के निकल के आए सामने, इनमें क्या क्या सुधार किए गए। तो 1971 में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को आईसी में समाहित किया गया, जिसको एलएसआई यानी कि बहुत सारे सर्किट मिला करके एक
सर्किट बनाया गया जिसे हम लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, तो ये LSI कही गई। फिर इसके बाद और इसको बनाया गया VLSI कहा गया, जैसे कि मदरबोर्ड वगैरह देखते हैं आप लोग, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी ULSI यानी कि इस तरीके से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहे जाने लगे, यानी कि बहुत सारी ICs को एक ही चिप पर कनेक्ट कर दिया गया। जब आप मदरबोर्ड को देखते हैं कंप्यूटर की, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारी IC एक ही चिप पर कनेक्ट होती हैं। तो इस तरीके से चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में ये सुधार हुए और 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर ऑल्टेयर 8 जो कि 1000 है उसको प्रस्तुत किया गया, जो कि चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत ही आता है। ध्यान रखिएगा ये माइक्रो कंप्यूटर है, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे आगे चल के, पर यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कब बनाया गया, 1975 में। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि काफी छोटा हो गया, जो कि आज के समय में भी देख सकते हैं आप लोग। और ये बनाया किसने था, सॉरी, ये इसका नाम क्या था, ऑल्टेयर 8000 इसको प्रस्तुत किया गया। 1981 में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया। पर्सनल यानी जिसे हम PC कहते हैं। और लैपटॉप एवं प्लैमटॉप, लैपटॉप क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है। प्लैमटॉप क्या होते हैं, तो वो भी एक प्रकार के आपके मोबाइल की तरह ही हैं, या फिर आप इसे टैबलेट भी कह सकते हैं, जिसे जेब में रखा जा सकता है, जो कि आपके चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैं आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले से लिख के लाया हूँ, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सारी चीज़ें आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो आज के समय में कंप्यूटर हैं, और ये काफ़ी हाईटेक कंप्यूटर होते हैं। कुछ कंप्यूटर जो है 5वीं पीढ़ी के अंतर्गत कहे जाते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि कंप्यूटर खुद से ही जो हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं, यानी कि जैसा हमारा दिमाग काम करता है उस तरीके से कंप्यूटर काम करने लगता है। आप कुछ भी इनपुट देते हैं वो उस तरीके से डेटा को लेता है, प्रोसीड करता है। जैसे आप अपने मोबाइल में गूगल पर देखते हैं कि वॉइस सर्च करते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है। जैसे अलेक्सा हो गया, तो ये भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आते हैं, जिनमें आप अपना डेटा देता है और उस हिसाब से उसको प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होने लगा कि एकल CPU की जगह समानांतर प्रोसेसिंग होने लगी, यानी कि अब एकल CPU की जगह इसमें क्या होने लगा कि समानांतर प्रोसेसिंग होने लगी। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा, जिससे बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत प्रवाह होता है। अगर आप देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो बहुत ही कम वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देखेंगे तो 12 वोल्ट की वोल्टेज पर ये ऑपरेट होते हैं। तो इस तरीके से जो आपके सुपर कंप्यूटर हुए, या जिन्हें हम 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, वो एक्चुअली में लगभग कहे जा सकते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर आते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखना होगा कि 5 जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, AI जो है, उसका यूज किया जाने लगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके परीक्षा के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कंप्यूटर के विकास है, इसका प्रथम प्रयास लगभग 19वीं शताब्दी में किया गया था, जिसको चार्ल्स बेबेज ने इसका प्रयास किया था, और इन्हीं को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कंप्यूटर के जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जो पितामह कहे जाते हैं, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर यानी कि आज के समय को जो कंप्यूटर है वो किसके द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी, तो वो है एलन ट्यूरिंग। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी अलग हैं, पर आपको याद रखना होगा कि जो कंप्यूटर है उसी का अगर जनक कहा जाए तो वो चार्ल्स बेबेज है, और आधुनिक कंप्यूटर की बात की जाए तो वो क्या है, एलन ट्यूरिंग। इस तरीके से आपके ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, लेकिन उससे पहले अपने इंडिया के सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है, सॉरी, सुपर कंप्यूटर नहीं, एक्चुअली कंप्यूटर की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, पर ये प्रथम कंप्यूटर है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। लेकिन अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, जिसको सीडेक, जो कि पुणे में स्थित है, इसने 1991 में बनाया था। ये पॉइंट ध्यान रखना, मैंने इसको बहुत बार रिसर्च किया है, जब पूरी तरीके से कंफर्म हो गया तभी मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर लिखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो ये है परम 8000, सीडेक ने बनाया था, 1991 में बनाया था। लेकिन अगर भारत के निर्मित पहले कंप्यूटर की ही बात करें तो वो सिद्धार्थ है। ठीक है, इस तरीके से दोनों चीजें अलग अलग हैं, आपको थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना होगा।
आगे चलते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं, क्या क्या कंप्यूटर के वर्गीकरण हैं उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। कंप्यूटर जो है अगर हम इनकी वर्किंग प्रोसेस के आधार पर देखें तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? जैसे कि आपकी भौतिक मात्राएं हो गई, फिजिकल जो क्वांटिटी होती हैं, जैसे कि दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गई, इन सारे आंकड़ों को मापने के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? वो आपकी स्पीड को मेजर करता है। तो ये आपके एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम्स को 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आपके डेस्कटॉप हो गए, जो हाई टेक कैलकुलेटर होते हैं वो हो गए। तो इस तरीके से डिजिटल कंप्यूटर हो गए। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो इनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों के जो प्रॉपर्टी हैं वो इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, वो लेता तो आपका एनालॉग सिग्नल है पर शो करता है आपको डिजिटल सिग्नल। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हृदय की गति को मेजर करके स्क्रीन पर दिखाता है, उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर अगर हम इनका वर्किंग प्रोसेस के आधार पर इनको क्लासीफाई करें तो ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, तीनों प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ये आपके आकार के आधार पर कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया है। आकार मतलब कि जो साइज होता है उसके आधार पर। पहले यहाँ पर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर नाम से ही समझ सकते हैं, माइक्रो है। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जाता है। और कंप्यूटर ऑन ए चिप होते हैं, जैसे कि आपके पीसी हो गए, जो डेस्कटॉप हो गए, वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हें आप अपने डेस्क पर रखते हैं और काम करते हैं। लैपटॉप भी इसके अंतर्गत कह सकते हैं, नोटबुक हो गया, पॉम टॉप हो गया, आईपैड हो गया, आईपॉड हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता और कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होती है। और इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में काम कर सकते हैं। यानी एक से ज़्यादा जब व्यक्तियों को काम करना होता है तो वो मिनी कंप्यूटर पर करते हैं। और इनकी जो आकार कह सकते हैं, कीमत कह सकते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो HP 9000, IBM 7, ये सारे आपके मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर आकार के साइज में हमने 2 प्रकार के देखे। इसका तीसरा प्रकार और होता है, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। थर्ड होता है इसका मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ये कंप्यूटर इनकी जो वर्किंग प्रोसेस है और जो इनकी कॉस्ट है वो मिनी और माइक्रो से भी ज़्यादा होती है। ये बहुत ही हाई लेवल पर बड़ी कंपनीज में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं IBM मेनफ्रेम कंप्यूटर। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर IBM 370 और यूनिवैक 1110, ये आपके मेनफ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके साइज के आधार पर थे। पर इसके अलावा भी बात करते हैं हम, एक और हमारा कंप्यूटर होता है जिसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा डेटा, बहुत हाई स्पीड, बहुत कैलकुलेटिव टाइप की स्पीड चाहिए होती है, तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। इनकी संग्रहण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और बहुत हाई स्पीड में इनका जो है इनके द्वारा काम किया जाता है। आकार भी बहुत बड़ा होता है। आज के समय में अगर आप सुपर कंप्यूटर को देखेंगे तो ये लगभग एक कमरे से भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। और ये यूज़ कहाँ किए जाते हैं? यूज़ किए जाते हैं जैसे हमारा इसरो हो गया, DRDO हो गया, या फिर कोई ऐसे सैटेलाइट के जो डेटा आ रहा है, कहीं पर भी ऐसी जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है डेटा की, हाई स्पीड डेटा की, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की, तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। कुछ चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो उसपे दूसरी चीज़ बताई गई है। पर यहाँ पर क्रे 1 जो है वो गिनीज़ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड है ये चीज़, कि जो पहला विश्व का सुपर कंप्यूटर था वो 1976 में क्रे फर्स्ट नाम से बना है। तो ये चीज़ जब गिनीज़ बुक में दर्ज है तो ये चीज़ आपको माननी होगी। और एक्चुअली में अगर ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पर फिर भी अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्रे 1 होना चाहिए। ये विश्व की बात की गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है।
भारत का तो परम 8000 है, पर विश्व का सबसे पहला क्रे फर्स्ट है, और ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जो है उसमें दर्ज है। तो आप भी देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं इस जानकारी को। इस तरीके से ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर के पार्ट की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर जो है उसके बेसिक तरीके से 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो गई। इनपुट डिवाइस क्या होती है? हालांकि हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को डिटेल में पढ़ेंगे कल की क्लास में, पर यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस आपको पता ही होगी, वे डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से जो मनुष्य हैं या जो मशीनें हैं वो संचार प्रयुक्त कर पाती हैं। जो भी हम अपना डेटा कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वो टाइप करके दे रहे हों, चाहे वो वॉइस से दे रहे हों, चाहे किसी भी प्रकार से हम डेटा उसको दे रहे हैं, उसी को हम इनपुट कहते हैं। और जिस डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं तो वो कीबोर्ड से दे रहे हैं। कुछ भी अगर हमें ऑप्टिकल कैरेक्टर वगैरह रीड करने हैं, जो कि OMR वगैरह हुआ करती थी एक समय पर, तो वो आपके इस तरीके से इनपुट है। माउस हो गया, वो भी हो गया। अभी मैं आवाज भी दे रहा हूँ तो वो भी इनपुट में हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी इनपुट डिवाइसेस हो गई। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कंप्यूटर हमें देता है, यानी कि उसने अब इनपुट लिया, इनपुट के बाद उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट बन के आया, अब वो रिजल्ट जो हमें पहुंचा रहा है उसी को हम आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से देख पाते हैं या फिर प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ और डिवाइसेस के नाम दिए हैं। प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, और ये ऐसी सारी चीजें। हालांकि इन दोनों पॉइंट को अलग से हमें एक क्लास लेनी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, पर यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इसके बाद है हमारा CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा वैसे आपको, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा सभी कार्यों को एकत्रित एवं समायोजित करके संपूर्ण प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है। CPU में जितने भी सारी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होती हैं वो लगी हुई होती हैं, जैसे चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे रैम हो, चाहे मेमोरी हो, तो ये आपके CPU के पार्ट होते हैं। और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर के ऑपरेशंस को ये CPU जो है वो कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है CPU को। इसके बाद आगे देखते हैं, तो CPU जो होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कि एक होता है इसका ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ALU में क्या होता है कि जो भी हमारी मैथमेटिकली जो कह सकते हैं प्रोसेस होती है, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको अगर प्रोसेस करना होता है तो वो ALU में होता है। जैसे कि अंक गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सब कोडिंग की चीजें हैं, तो उसमें होती है ये लॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेकंड इसका जो पार्ट होता है CPU का ही, वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? ये कंप्यूटर को दिए गए डेटा एवं निर्देश को नियंत्रित करता है। डेटा एवं निर्देशों को क्या करता है? नियंत्रित करता है ये CPU का जो पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा हमारा जो कंप्यूटर में फोर्थ इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होती है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? कि कंप्यूटर का वह भाग है जो यूजर द्वारा इनपुट किए डेटा और प्रोसेस डेटा को स्टोर करती है। ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, जैसे रैम और हार्ड डिस्क। हालांकि हम मेमोरी को एक अलग टॉपिक से डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे इसके टाइप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी आपको बताएंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। मेमोरी वही है जो डेटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करने में हेल्प करती है। ये 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी भी हो गई और सेकेंडरी भी हो गई। तो इस तरीके से आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वॉन न्यूमैक जो है उन्होंने कंप्यूटर में इसका डेवलपमेंट यानी कि इसके विकास में काफ़ी योगदान दिया है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कंप्यूटर के जनक कौन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, और किसने इसके विकास में हेल्प किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान करके याद रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हो सकता है इसमें भी पूछ लिया जाए। तो 2 दिसंबर जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है, साक्षरता दिवस होता है। और WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जो आविष्कारक कहे जाते हैं वो टिम बर्नर्स ली हैं। और विश्व का पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था
ठीक है, देखिए सुपर कंप्यूटर जो है वो आपका क्रे 1 है, लेकिन अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो वो यूनिवैक है। ठीक है, सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी, हर चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो इस तरीके से सबको मिक्स मत कर दीजिएगा। डिजिटल कंप्यूटर तो यूनिवैक है, सुपर कंप्यूटर विश्व की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या है आपका क्रे फर्स्ट। भारत की बात करें तो भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था, लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 8000 था, जो कि सीडेक के द्वारा 1971 में बनाया गया था। पुणे में स्थित है सीडेक, आज भी है। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो इस तरीके से आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ करता था उसका मेन जो एलिमेंट है वो क्या यूज किया जाता है? तो अभी आपको बताया है कि इसमें पहले जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, सेकेंड जनरेशन में आते आते हम ट्रांजिस्टर यूज करने लगे, थर्ड जनरेशन में हम आईसी यूज करने लगे, फोर्थ जनरेशन में हम जो आईसी हैं उन्हीं को मिक्स करके हमने एलआईसी बनाई, इसके बाद हमने बीएसएलआई बनाई, फिर हमने यूएसएलआई बनाई। तो इस तरीके से फोर्थ में, तो आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है? तो फर्स्ट जनरेशन का आपको यहाँ पर कंप्यूटर बनाता है ईडी सैक, ये आपका आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो जोड़, गुणा, भाग, घटाव जैसे कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? तो ये काम आपके कहाँ पर होते हैं? ये काम होते हैं आपके एएलयू में। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। एएलयू किसका हिस्सा होता है? सीपीयू का हिस्सा होता है। ठीक है, सीपीयू के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से? एक एएलयू होता है, इसके अलावा आपका एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। आगे हम क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा बनाए रिजल्ट को मनुष्य द्वारा पढ़ने योग्य बनाना किसका कार्य है? यानी कि कंप्यूटर ने प्रोसेस कर लिया डेटा को, उसके बाद जो वो डेटा हम तक पहुंचा रहा है वो किस माध्यम से मिलेगा? वो मिलेगा हमें आउटपुट इंटरफेस के माध्यम से। जो हम कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट इंटरफेस से देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कई सारे कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड तुलना मापने में क्या यूज किया जाता है? तो इसको हम मेजर किस में करते हैं? इसको हम जो कंप्यूटर की स्पीड है वो किस चीज में मेजर किया जाता है, ये पॉइंट आपको बताना है। तो इसको हम मेजर करते हैं MIPS में। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला बेसिक ऑपरेशन है। कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन क्या करता है? पहला यहाँ पर अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि अर्थमेटिकल क्रियाएं करता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जिस तरीके से अर्थमेटिक की प्रोसेस होती है उनको भी कंट्रोल करता है, यानी कि उनको भी प्रोसेस करता है। लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, जैसे लॉजिक वगैरह हो गए उनको काम करता है। स्टोरेज भी और रिलेटिव भी करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन बन जाता है, यानी कि यहाँ पर जो आपके डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है वो किसके द्वारा बनाया गया था। आगे देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। क्वेश्चन किया गया है कि एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, पहला है लो लेवल में कम्युनिकेटिंग का एक माध्यम है, सेकंड है ये डिवाइस को लगातार बदलते डेटा पर काम करते हैं, तीसरा है एल्जेब्रिक हाई लेवल भाषा होती है इनकी। तो हाँ, ये आपके सारे ऑप्शन सही हैं कि ये लो लेवल में कम्युनिकेटिंग का माध्यम होते हैं, और ये एक डिवाइस को लगातार बदलते हुए डेटा में इस तरीके से डेटा इसके अंदर जाता है, तो ये आपका बदलता हुआ डेटा है। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है कि एल्जेब्रिक हाई लेवल भाषा इसमें यूज की जाती है। तो ये इस तरीके से आंसर जो है वो डी ऑप्शन सी, ये सभी सारे आंसर आपके करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसके हिस्से जो है वो आपको दो बताए गए थे। एक कौन कौन सा यहाँ पर? एक तो था आपका एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट ऑप्शन में नहीं है, यही ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहाँ पर सी ऑप्शन है, बहुत सारे इसने कंप्यूटर बनाए हुए हैं।
नेक्स्ट यहाँ के टर्मिनल क्या है? टर्मिनल वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। सेकेंड है कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने वाला उपकरण। थर्ड है किसी प्रोग्राम का अंतिम अनुदेश, कोई भी इनपुट आउटपुट उपकरण। तो टर्मिनल क्या होता है? वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या फिर निकलता है, उसको हम टर्मिनल कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क क्या होता है कंप्यूटर का? सीपीयू। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी जिसको कहा जाता है। पीसीबी पर जिस डिवाइसेस को जोड़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? पीसीबी पर जिन डिवाइसेस को हम जोड़ते हैं उन्हें मदरबोर्ड कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की बेसिक रूपरेखा किसने बनाई? तो बेसिक रूपरेखा किसने बनाई? चार्ल्स बेबेज, जिसे हम कंप्यूटर का जनक या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये आपका चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के पहले बने कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक जो है वो डिवाइसेस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पर ऑपरेट होते थे, पर वो मैकेनिकल टाइप के हुआ करते थे कंप्यूटर, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब वगैरह उसमें यूज की जाती थी। तो इस तरीके से आपका इंपॉर्टेंट जो 15 क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस किया गया। ठीक है, कल की क्लास हम इसी तरीके से लेंगे, वो भी रात को 8 बजे। आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव। और अगर इसके कंप्यूटर के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको बाकी की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपको हमारा वीडियो क्लास कैसे लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।